नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। मारो राजस्थान में बात करेंगे कांग्रेस के मिशन 2023 की, जिसकी तैयारी में कांग्रेस जुट गई है और नागौर में आज से ट्रेनिंग कैंप का आगाज हुआ। फिर बात होगी सतीश पूनिया के कांग्रेस पर प्रहार की। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। साथ ही बात होगी रफ्तार के कहर की, जिसमें 4 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। फिर दिखाएंगे शहर शहर बेखौफ हुए बदमाश। सबसे पहले बात शहर शहर बदमाशों की, इससे जुड़ी 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर गंगानगर की, जहां अस्पताल पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की। फायरिंग करके बदमाश फरार हो गए और पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दूसरी तस्वीर जयपुर की है, जहां जमीन पर कब्जे को लेकर गुंडागर्दी देखने को मिली। 2 गाड़ियों से आए बदमाशों ने परिवार पर पत्थरों से हमला कर दिया। इसमें 6 लोगों को चोटें आई हैं। परिवार पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गंगानगर में सरेआम फायरिंग की गई। जनसेवा अस्पताल पर यह फायरिंग हुई। टाटिया समूह के रिको स्थित जनसेवा अस्पताल पर यह फायरिंग की गई। 3 बदमाशों ने फायरिंग की। करीब 1 महीना पहले भी टाटिया समूह के टाटिया हॉस्पिटल पर 5 फायर हुए थे। जनसेवा अस्पताल प्रबंधन ने मामला दर्ज करवा दिया है। पिछली बार की फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में पहले से ले रखा है। एसपी ने कहा पुलिस की विशेष टीम बनाकर मामले की जांच की जा रही है। तो ये अस्पताल के ऊपर फायरिंग की तस्वीरें हैं। इसी अस्पताल पर पहले भी फायरिंग की थी और पहले वाले मामले में 2 लोग पहले से पुलिस की हिरासत में। एक बार फिर से फायरिंग हुई है। बताया जा रहा 3 लोगों ने फायरिंग की है और ये वो शीशे जिनके ऊपर फायरिंग हुई है। अब पुलिस एक टीम बना रही है, वो इस पूरे मामले की जांच करेगी और जो लोग हमला करके भागे हैं उनको भी तलाश किया जा रहा है। और जयपुर के आमिर में गुंडागर्दी सामने आई। जमीन पर कब्जे को लेकर गुंडागर्दी हुई। परिवार पर पत्थरों से जानलेवा हमला किया गया। 2 गाड़ियों में भरकर ये बदमाश आए थे। परिवार पर जमकर पत्थर बरसाए, लाठी डंडों से भी हमला किया। परिवार के 6 सदस्यों को चोटें आई हैं। आमिर के पीली तलाई की घटना है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। पत्थरबाजी का वीडियो वायरल है। आमिर थाने में केस दर्ज कर दिया गया है। ये वो तस्वीरें, बताया जा रहा है कि ये सभी बदमाश 2 गाड़ियों में भरकर आए थे। हाथों में डंडे हैं, पत्थर बरसाए जा रहे हैं। इस परिवार ने फिलहाल मामला दर्ज करवा दिया है। जमीन से जुड़ा ये मामला है जिसमें यह हमला किया गया। चार अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पहली तस्वीर पोखरण की, जहां बेकाबू स्कूली बस पलट गई। इस हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर भी पोखरण की है। यहां भी बेलगाम रफ्तार ने 2 लोगों को कुचल दिया। दूसरी तस्वीर उदयपुर की, यहां रोडवेज और कार में जोरदार टक्कर हो गई। 2 लोग घायल हो गए। तीसरी टोंक की, यहां बेकाबू कार दीवार तोड़कर जा घुसी। पोखरण में दर्दनाक हादसा हुआ। बेकाबू होकर स्कूल बस पलट गई। फलसूंड क्षेत्र में स्कूल बस पलटी। हादसे में 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। 40 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। घायलों का फलसूंड अस्पताल में इलाज चल रहा है। कई घायलों को जोधपुर और पोखरण रेफर किया गया है। जेसीबी की मदद से बस में से स्कूली बच्चों को बाहर निकाला गया था। ये वो बस है जो स्कूली बच्चों को लेकर जा रही थी और इस एक्सीडेंट का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि इसमें 2 स्कूली बच्चों की मौत हो गई है। 40 से ज्यादा बच्चों का इस समय इलाज चल रहा है। कुछ बच्चे गंभीर हैं जिन्हें जोधपुर रेफर किया गया है। और पोखरण में एक और भी सड़क हादसा हुआ। यहां बेकाबू कार पलट गई। सड़क हादसे में भाई बहन की मौत हो गई। नील गाय को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नोक बाप सड़क मार्ग की यह घटना है। सड़क पर अचानक से नील गाय, जिसे आमतौर पर राजस्थान में रोजड़ा के नाम से भी जाना जाता है, वो सड़क पर आ गया। उसे बचाने के लिए ब्रेक मारे और 2 भाई बहन यानी 2 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हो गई।
कोटा में मंडाना बाईपास पर एक मारुति वैन सड़क किनारे ट्रक में घुस गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद बाईपास पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और एक तरफ का रास्ता भी जाम हो गया। वहीं मारुति वैन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। सभी घायलों को कोटा के अस्पताल लाया गया, जिसमें से 2 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि भवानी मंडी निवासी ये सभी लोग लाखेरी एक शादी समारोह में गए थे, जहां से लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गए। फिलहाल मंडाना थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये हादसे की तस्वीरें हैं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कार कितनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है, या फिर ये कहा जाए कि कार के पूरी तरीके से परखच्चे उड़ गए ट्रक से टकराने के बाद, और लोगों की मदद से इस कार को किनारे किया गया। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र के पारस चौराहे के पास आज रोडवेज और कार में जोरदार भिड़ंत हुई। इस हादसे में कार में सवार 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि रोडवेज उदयपुर से डूंगरपुर की ओर जा रही थी। कार द्वारा गलत साइड से ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ। हादसे के बाद राहगीरों ने घायलों को एमबी हॉस्पिटल इलाज के लिए पहुंचाया। सूचना मिलने पर सवीना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौके पर जमा भीड़ को हटाकर क्षतिग्रस्त वाहन को भी लाया और वही घटना में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। टोंक में दीवार में कार घुस गई। करीब 2 मीटर नाले को पार कर दीवार को तोड़ दिया गया। कृषि विभाग दफ्तर की दीवार में कार घुसी। सुबह की यह घटना बताई जा रही है। मौके पर तमाशबीन लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुरानी टोंक पुलिस मौके पर पहुंची। कार को क्रेन से उठाकर पुलिस लाइन में रखवाया गया है। ये वो तस्वीर तो एक बार फिर से रुक करते हैं पोखरण के उस दर्दनाक हादसे की, जिसमें स्कूली बस पलट गई और 2 बच्चों की मौत हो गई। 40 से ज्यादा बच्चों का इलाज चल रहा है। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा है। घायलों का फलसूट अस्पताल में इलाज चल रहा है और जोधपुर और पोखरण भी बच्चों को रेफर किया गया है। और हादसा इतना दर्दनाक था कि जेसीबी की मदद से बच्चों को बाहर निकाला गया। सांवलदान रत्नू हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। सांवलदान, अब बेहद दर्दनाक हादसा है। उन माता पिता पर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने सुबह स्कूल के लिए बच्चों को इस बस में बिठाकर रवाना किया और उसके बाद में ये बस हादसे का शिकार हो गई। किस तरीके से यह हादसा हुआ? क्या इसमें ड्राइवर की गलती थी? क्या जानकारी अब तक सांवलदान मिल पाई है? देखिए, साफ तौर से देखा जाए वर्तमान में हम खड़े हैं जीरो पॉइंट पे। न्यूज टीम की टीम जीरो पॉइंट पे पहुंच गई है। फलसूट से कजोई बस जा रही थी और बस पलटने से हादसा हुआ है। 1 दर्जन से अधिक गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर कर दिया। 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। पोखरण के एसडीएम और सीओ भी मौके पे पहुंच गए, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको ये दृश्य दिखाएंगे पॉइंट 0 का। यहाँ से बस तो हटा दिए, लेकिन यहाँ से देखो चप्पल पड़े हैं, बच्चों के यूनिफॉर्म्स पड़ी है, कोई पेन पड़ी है, पेंसिल पड़ी है। बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। प्रशासन इसको मामले को लेकर गंभीरता लेनी चाहिए। साफ तौर से देखा जाए तो फास्ट स्पीड में गाड़ी थी और इस गाड़ी से टायर स्लीपिंग के 2 असंतुलित। गोस्वामी जी, सांवलदान, आपकी आवाज नहीं मिल। बिहार सरकार के मंत्रीगण, बिहार विधानसभा और परिषद के माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा का ये ऐतिहासिक भवन कि हम शताब्दी समारोह मना रहे हैं। पूर्व हमारे वक्ताओं ने बताया कि किस तरीके से बिहार और उड़ीसा की प्रांतीय विधायी परिषद की बैठक 7 फरवरी 1921 हुई और इस ऐतिहासिक भवन में हुई। इसलिए हम हमारे पुरातत्व और हमारी पुरातन भवनों को याद कर कर उनकी स्मृतियों को याद करते हैं। बिहार विधानसभा का यह भवन इस बात का साक्षी रहा है कि पिछले
कई दशकों से लोकतांत्रिक यात्रा में बिहार में लोकतंत्र को सशक्त किया है, मजबूत किया है। और इसी अवसर पर आज डिजिटल टीवी की शुरुआत हुई, विधानसभा की पत्रिका का भी शुरुआत हुई। इसके लिए मैं विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। विधानसभा के सदस्य के रूप में जनता ने आपको बहुत अपेक्षा आकांक्षाओं के साथ यहां पर भेजा है, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मुझे विश्वास है कि आप सब आम जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। आपके प्रयासों से इस राज्य में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होगा और इसके लिए हमें व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है। माननीय बिहार विधानसभा की भूमि विश्व में लोकतंत्र की जन्मस्थली रही। जब लोकतंत्र की चर्चा करते हैं तो ये लोकतंत्र 1947 के बाद का लोकतंत्र नहीं है। भारत में लोकतंत्र हमारी पुरातन संस्कृति रही है और बिहार उसकी जन्मस्थली रही है। ये बिहार जन्मस्थली होने के साथ साथ यहाँ के लोगों में, यहाँ के विचारों में, यहाँ की कार्यशैली में हमेशा लोकतंत्र रहा है। और इसीलिए आज देश के अंदर कितने भी परिवर्तन आ जाएं, लेकिन परिवर्तन के कालखंड में लोकतंत्र हमारी कार्यशैली का, हमारे जीवन का भिन्न अंग रहा है। बिहार लोकतंत्र की नहीं, बिहार भारत की सभ्यता, ज्ञान, आध्यात्मिक चेतना की धरती भी रही है। भगवान बुद्ध को शांति और अहिंसा और प्रेम का शाश्वत संदेश बोध गया से ही पूरे विश्व में प्रसारित हुआ है। भगवान महावीर का संदेश आज भी मानव जीवन को एक राह दिखाने का काम करता है। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के संदेश आज भी प्रसंगी गए, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर उनके संदेश जीवन बदलने के लिए हैं। साथियों, ये मगध साम्राज्य अपनी शक्ति के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। इसलिए ज्ञान की धरती भी बिहार को कहते हैं। आध्यात्मिक धरती हो, ज्ञान की धरती हो, एक बड़ी विरासत इस बिहार की रही है और इसकी कला, संस्कृति, यहाँ की विविधताएं अपने आप में पूरे देश के अंदर एक संदेश देती है। बिहार प्रांत के लोग, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि बड़ी संख्या के अंदर बिहार के लोग देश के अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं। उनकी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सेवाएं पूरा देश जानता है। किस तरीके से मैं कह सकता हूं कि उदाहरण है कई तरीके के, कि देश के अंदर पढ़ने वाला विद्यार्थी और सरकारी राजकीय सेवा के, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में अगर पूरे देश में सबसे ज्यादा अधिकारी है तो बिहार का है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर भी कोटा में भी कम से कम 1 लाख विद्यार्थी वहां पर कोचिंग करने आता है। वहां के विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को मैं जानता हूं और बिहार का नौजवान की प्रतिभा और कौशल के माध्यम से आज बिहार का नाम नहीं कर रहा, पूरे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बिहार का नौजवान कर रहा है। चंपारण बिहार में की धरती पर महात्मा गांधी ने एक नया संदेश दिया था। उस समय उनके आंदोलन ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह कर एक नई दिशा दी और ये चंपारण का आंदोलन ही था जिसने आजादी की एक नई लड़ाई के अंदर एक नई दिशा दी है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति
देशरत्न राजेंद्र प्रसाद जी समस्त देशवासी जानते हैं, सादा जीवन उच्च विचार के आधार पर उन्होंने एक नई दिशा दी थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति जिसने सामाजिक जीवन में व्यापक बदलाव किया। आज हम कर्पूरी ठाकुर जी जिन्होंने न्याय और सामाजिक न्याय के आधार पर देश को अति पिछड़े लोगों के न्याय के लिए एक दिशा दी, उनको भी याद करने का दिन है कि उनकी पुण्यतिथि है। साथियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की इस लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा में हमारी संवैधानिक संस्थाओं को सख्त किया, मजबूत किया है। हमने कई क्षेत्रों के अंदर उल्लेखनीय प्रगति की है। आज जब हम आजादी का 75 वर्ष मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमें एक चिंतन करने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है कि किस तरीके से हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत करें और सशक्त करें। देश के अंदर संसद हो चाहे विधानमंडल हो, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि एक जनप्रतिनिधि के नाते इन संस्थाओं को मजबूत करें, सशक्त करें, जनता की अपेक्षाएं आकांक्षा रखें और जनता की समस्याओं को संवेदनशील के साथ रखकर इन संस्थाओं को हम उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने वाली संस्था बनाने का काम करें। सदन की गरिमा पर बहुत चर्चा होती है, हम भी कई बार चर्चा करते हैं। सदन की गरिमा और मर्यादा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। जितनी हम सदन की गरिमा बनाए रखेंगे उतनी हमारी भी गरिमा रहेगी। और इसलिए प्रतिनिधि संस्थाएं होने के कारण जनप्रतिनिधियों की विशेष जिम्मेदारी हो जाती है कि हम इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर सदन की मर्यादा रखें, सदन हमारे अधिकतम चर्चा संवाद के केंद्र बने और चर्चा संवाद से जो मंथन निकले, जो विचार निकले, उससे हम एक अपेक्षित परिणाम लाकर देश और प्रदेश की जनता का कल्याण कर सकें। और इसीलिए ये सदन जहां पर कार्यपालिका के लिए जवाबदेही बनाते हैं, वहां सरकार में पारदर्शिता लाने का भी काम करते हैं। इसलिए भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, संवाद होनी चाहिए, अपनी बात को पूरी जोर से रखना चाहिए, तर्कों से रखना चाहिए और तर्कों से रखी हुई बात पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए और कार्यपालिका पर नियंत्रण करने की कोशिश करना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हर मुद्दे पर, हर विषय पर सदन में चर्चा हो, विचार विमर्श हो, कानून बनाते समय व्यापक चर्चा हो, संवाद हो, नीतियां बनाते समय व्यापक चर्चा संवाद हो और इस संवाद चर्चा के सामूहिकता के साथ, कई निर्णय सामूहिकता के साथ होंगे, उन सामूहिकता के निर्णय के माध्यम से हम एक अपेक्षित परिणाम राज्य में ला सकते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि किस तरीके से हम इन सदनों को चर्चा और संवाद का केंद्र बनाएं। लेकिन जब आजादी का 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय भी है कि देश में जिस तरीके से, चाहे राज्य के विधानमंडल हो चाहे केंद्र के विधानमंडल हो, जिस तरीके से सदन में गरिमा गिरती जा रही है। हमने पिछली बार शिमला के अंदर इस बात की भी चर्चा की थी कि हम किस तरीके से विधानमंडलों को गिरती गरिमा और शालीनता को कम करने का प्रयास करें। और इसके लिए आवश्यक होनी चाहिए कि हम इन विधानमंडलों के अंदर चर्चा करें, संवाद करें, विचार विमर्श करें, सामूहिकता के साथ निर्णय करें। लेकिन हम सब के लिए चिंता का विषय है कि लगातार सदनों में चर्चा कम हो रही है, संवाद कम हो रहा है, कानून बनाते समय व्यापक चर्चा संवाद नहीं हो रही और सदन में गरिमा कम होती जा रही है। हमारी अनुशासन और शालीनता हमारा आभूषण होना चाहिए और इस सब की जिम्मेदारी हम सब की है। साथियों, ये एक बहुदलीय संसदीय व्यवस्था हमारे यहाँ और बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाओं में सरकार आती है, जाती है, दलों में परिवर्तन होती है, लेकिन इन सब परिवर्तन के बाद भी हमें ये व्यापक प्रयास करना चाहिए, चाहे सत्ता किसी भी दल की हो, हमारा ये प्रयास हो
कि सदन में चर्चा हो, संवाद हो, सदन की गरिमा बनाए रखें, शालीनता के साथ चर्चा करें। चर्चा संवाद कितना भी तीखा हो, लेकिन चर्चा संवाद में प्रदेश का हित सबसे पहले होना चाहिए। और जब चर्चा संवाद होगी तभी सदन की गरिमा और बढ़ेगी। इसीलिए हमारी कोशिश होना चाहिए कि लोकतंत्र के मंदिरों को हम वाद विवाद और संवाद आधारित पद्धति बनाएं। साथियों, हमारे लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष, सहमति असहमति हमारी कार्य संस्कृति के अंदर है और हमारे लोकतंत्र की ये विशेषता है, चाहे कितने भी मतभेद हो, कितनी भी सहमति असहमति हो, लेकिन उन सहमति असहमति की लोकतंत्र की संस्कृति के अंदर हम किस तरीके से राज्य के विकास की योजनाएं बना सकते हैं। और इसीलिए सहमति असहमति अलग मुद्दों पर होती है, अलग अलग विचारधाराओं, अलग अलग अपेक्षाओं से लोग चुनकर आते हैं, लेकिन सबके बाद भी हम किस तरीके से इन सदनों के अंदर व्यापक चर्चा संवाद कर सकते हैं और सहमति असहमति दर्ज कराते हुए किस तरीके से जनता का कल्याण कर सकते हैं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और पिछली बार जब पीठासीन अधिकारियों का शताब्दी सम्मेलन जब शिमला में हुआ तो सब पीठासीन अधिकारियों की एक ही चिंता थी कि सदनों की घटती हुई संख्या, हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से विधान मंडलों के अंदर बैठकों की संख्या घटती जा रही है, क्योंकि बैठकों की संख्या घटने का कारण सदन में शालीनता भी है न होना, गरिमा न होना भी है। इसलिए हमारी कोशिश होना चाहिए कि जनता ने जिन अपेक्षाओं के साथ हमको चुनकर भेजा है, जिन आशाओं विश्वास के साथ हमें चुनकर भेजा है, हम सदन की बैठ के ज्यादा देर चलाएं, ज्यादा दिन चलाएं, हर मुद्दों पर यहां पर चर्चा हो, संवाद हो, नीतियां बनाते हुए यहां चर्चा संवाद हो, कानून बनाते समय व्यापक चर्चा हो, जनता की सक्रिय भागीदारी हो, जनता के इनपुट लेकर हम कानून बनाते समय अपने तर्क रखें, ताकि उससे सरकार में भी पारदर्शिता आएगी और कार्यपालिका पर भी व्यापक नियंत्रण आएगा। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अधिकतम समय चर्चा और संवाद का केंद्र इन विधान मंडलों को बनाएं। साथियों, अब समय आ गया है जब हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब देश की जनता की अपेक्षा हमसे बहुत ज्यादा है। आज दुनिया के अंदर जो देश लोकतांत्रिक देश नहीं है वो भी डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रहे हैं। आज डेमोक्रेसी पर चर्चा हो रही है। पूरे विश्व के अंदर हर देश ये प्रयास कर रहा है, प्रतिस्पर्धा के अंदर है कि मेरा देश सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन दुनिया के अंदर भारत तो लोकतंत्र की जननी है। और इसलिए हमारा इस समय एक संकल्प विचार होना चाहिए कि हम हमारे लोकतंत्र मूल्यों को कैसे मजबूत करें, और लोकतंत्र मूल्यों को मजबूत करने के लिए हमारे सदनों, विधान मंडलों को हमें व्यापक रूप से चर्चा और का केंद्र बनाने की आवश्यकता है। हम ये तो कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत है, सबसे बड़ा संविधान भी हमारा है, लेकिन इस डेमोक्रेसी लोकतंत्र को अगर सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, तो हम सबकी ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है जिनको जनता ने चुनकर भेजा है। इसलिए सदन में अपनी बात तर्कों से कहें, तीखेपन से कहें, असहमति दर्ज कराएं, लेकिन चर्चा और संवाद के बीच में हमें गरिमा और शालीनता नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल जो विधान मंडलों के अंदर जिस तरीके की गरिमा और शालीनता गिरती जा रही है, इससे सारा देश का व्यक्ति चिंता है। मुझे कई बार लोकसभा में लोग कहते हैं कि लोकसभा चलेगी न चलेगी। कई विधान मंडलों में देखता हूं कि बहुत कम विधानसभा की बैठकें होने के बाद भी उनका आधा समय शोरगुल, नारेबाजी, तख्तियों के अंदर गुजर जाता है। साथियों, हमें देश और प्रदेश की जनता ने यहां पर उनकी अपेक्षा आकांक्षाओं के लिए भेजा है, यहां नारेबाजी और तख्तियों के लिए नहीं भेजा है। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इस आजादी के 75 वर्ष में हम संकल्प लें
लेकिन विधानमंडलों की गरिमा को बढ़ाए रखेंगे और जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को इन विधानमंडलों से पूरा करने का काम करेंगे। यहां पर बड़ी संख्या में पहली बार चुनकर विधायक आए हैं। मैं उन सबको विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर पहली बार विधायक चुनकर आए हैं। जैसा कि हमारे उपसभापति जी ने बताया कि नए विधायकों को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हम किस तरीके से पुराने विधायकों का अनुभव प्राप्त करें। आपके साथ कई वरिष्ठ लोग भी बैठे होंगे। आप देखिए, जो वरिष्ठ अनुभवी लोग होते हैं वो ज्यादा देर सदन में बैठकर अनुशासित तरीके से सारी चर्चा संवाद को सुनते हैं और इसीलिए हमारे पास हमारी नियम प्रक्रियाओं के अंदर कई प्रक्रियागत व्यवस्था है, जिस प्रक्रियागत व्यवस्था के अंदर अगर हम सदन में बैठेंगे तो कई नियमों प्रक्रियाओं के तहत अपनी बात सदन में रह पाएंगे। और इसीलिए हमारे पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में हमने फैसला किया है कि सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान पुरस्कार देश की हर विधान मंडलों में होना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ विधानमंडल विधायक का ये परंपरा शुरू होने से जो अच्छा विधायक है, सर्वश्रेष्ठ विधायक है, वो सारगर्भित चर्चा करेगा, मुद्दों की चर्चा करेगा, सरकार की आलोचना करना है तो आलोचना भी करेगा, कार्यपालिका पर नियंत्रण की आवश्यकता है तो व्यापक कार्यपालिका पर नियंत्रण करेगा। इसलिए हमारा बार बार प्रयास होना चाहिए कि हम सारी प्रक्रियाओं, सारे नियमों प्रक्रियाओं के तहत अधिकतम सदन में बैठकर पुराने विधायकों के अनुभवों को प्राप्त करें, सदन की कार्रवाई को देखें और तर्क और मुद्दों के साथ अपनी बात को रखने का प्रयास करें। मुझे आशा है हमारी संसदीय प्रणाली के अंदर जितने हम तर्क और मुद्दों के आधार पर बात रखेंगे उतने ही सरकार की जवाबदेही दे पाएंगे और कार्यपालिका पर नियंत्रण कर पाएंगे। मुझे खुशी है कि आज इस दिशा की और इस विधानसभा में एक नई दिशा दी है कि डिजिटल टेलीविजन शुरू होगा, जिससे कि आपकी कार्रवाई सीधा प्रसारण होगा। देश प्रदेश की जनता आपके इस विधानसभा की कार्रवाई को देख पाएंगे और इससे एक नया संदेश भी जाएगा। इसी दिशा के अंदर हमने एक डिजिटल ऐप शुरू किया है और हमारी कोशिश है कि संसद की कार्रवाई पूरे देश के अंदर, दूर दराज के गांव के अंदर भी बैठकर वो मोबाइल पर देख सकें। इसीलिए डिजिटल संसद की ओर हमने कदम बढ़ाए और मुझे खुशी है कि राज्य की कई विधानमंडलों ने इस दिशा की ओर बहुत अच्छा काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि कई राज्य की विधानमंडलों ने सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करते हुए अपनी विधानसभा को डिजिटल विधानसभा बनाने के कदम की ओर भी बड़ा काम किया है। आज आवश्यकता ये है कि हम सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करें और किस तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम जनता की अपेक्षाएं तो पूरी करेंगे, विधायकों का संवर्धन होगा और विधायक नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए देश भर के विधानमंडलों की कार्रवाई को देखने के बाद तर्क और चर्चा के साथ अपनी बात रख पाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।